वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे हिंदुस्तान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आपसे इस बुक के महत्व को जानते होंगे कि ये बुक का महत्व कितना है। अगर आपसे स्टूडेंट अगर इस बुक को मार्केट में परचेज करने चाहते हैं या ख़रीदने चाहते हैं तो आपसे कि ये बुक 400 के लगभग में पड़ता है। तो ये चैनल आप सभी के लिए डेली ये बुक को फ्री में पढ़ाया जाता है और लाइन बाई लाइन पढ़ाया जाता है। यहाँ पर मैं आपसे बता दूं कि ये क्लास का हमारा 6 डे होगा जिसमें हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। मैं आपसे को सीरियल वाइज से मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पहले डेज में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पहले डेज में स्टूडेंट पढ़ा था भारतीय इतिहास के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सामान्य परिचय को देखा था, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरे डेज में हम लोगों ने कंप्लीट किया था ऐतिहासिक स्रोत को। अगले डेज में हम लोग बात करें तो बात किया था प्रागैतिहासिक काल को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आपसे अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हम लोगों ने डे 4 में कंप्लीट किया था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, जो कि ये बुक आप सभी के लिए देख पा रहे हैं आप लोग। यूपीएससी, एसएससी ऐसे तमाम एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड आज हम लोग कवर करेंगे स्टूडेंट, आपसे देख पा रहे हैं कि जो अगला टॉपिक है हमारा, वहाँ पर आपसे देख पा रहे हैं कि अगला जो टॉपिक हम लोग का महाजनपद है। और यहाँ पर हम लोगों ने आज कवर करेंगे महाजनपद के वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि, तो हम लोग महाजनपद के वो सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जहाँ से कि आपसे कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर बात करते पहले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट, जो कि आपसे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा हमारा गला थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है तो आपसे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियोस बनाने में थोड़ा सा समस्या आ रही है। एंड वीडियोस बनाने में ये हमारा गला का ये समस्या हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि मेरे समस्या से किसी का दिक्कत न हो, इसलिए मुझे ये क्लास लाना पड़ा, क्योंकि हमारे समस्या बहुत ही कम है जो कि आपसे समस्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा स्टूडेंट आप सभी। पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ए हो जाएगा ऑप्शन के 4 से रिलेटेड है, यानी गंधार की जो राजधानी हो जाएगी तक्षशिला हो जाएगी, ठीक है ना। जो 1 का हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 1 का बी, यानी कि सूरसेन का जो राजधानी मथुरा हो जाएगा। एंड सी की बात करें तो 2 से रिलेटेड है, वत्स की बात करें तो कौशाम्बी हो जाएगा। एंड D4 की बात करें, डी की बात करें तो 3 से मैच करेगा, कौशल की श्रावस्ती हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे का 2 नंबर पूछा गया है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए में है बिंबिसार, बी में उदयन, सी में अजातशत्रु एंड डी में इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगला जो प्रश्न है आपसी के बीपीएससी का प्रश्न है, ठीक है ना। तो 3 नंबर प्रश्न आपसी का कह रहा है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि उदय ने इसका निर्माण किया था, स्थापित किया था। अगला प्रश्न आपसी का 4 नंबर, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, उसे काणवक के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला शोक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं जो कि आपसे के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी या कहाँ में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन में, यानी कि सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी स्टूडेंट, वो कहाँ पर हुई थी, तो बेबीलोन में इसका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर देखेंगे अगला क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है 6 नंबर, जो कि ये भी आपसे के एसएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा झेलम ने। झेलम नदी पर उसने अपना पड़ाव डाला था, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आपसे का प्रश्न नंबर अगला क्या करें, ध्यान से क्लास को देखिएगा। अगला प्रश्न भी आपसे के एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, किस प्रकार का मित्र भांड भारत में द्वितीय नागरिकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 8। ये भी प्रश्न आपसे के देखिए, ये प्रश्न आपसे के रेलवे में पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा गाला में प्रॉब्लम चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि यार कि नई क्लास तो लाना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप स्वीकार कीजिएगा। करें कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखियों को क्या कहा गया है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भोजन या ग्राम भोजक भी कहा गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न आपसे का क्या पूछा गया है। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम था, यानी कि उज्जैन के प्राचीन नाम की बात करें तो ये प्रश्न भी आपसे के रेलवे और MPPCSC में पूछा गया प्रश्न है। कह रहे कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि अवंती था। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक की बात करें ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महाजनपद नंद था, ठीक है। अगले प्रश्न को बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज डेंड्रमीज कहा गया है? 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, धनानंद हो जाएगा, धननंद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा आप सभी कि 12 नंबर प्रश्न आप सभी का क्या पूछा गया है। देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में पहली विदेशी आक्रमण की बात करें किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यूरानियों के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर आपसे का 13 कह रहा है कि प्राचीन भारत में दूसरे विदेशी आक्रमणों एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? 13 का राइट आंसर भी हो जाएगा यूनानियों द्वारा। अगला प्रश्न आपसे का 14 नंबर पूछा गया है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे का 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेरियस दार्याबाहु वन ने। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपसे का 14 नंबर पूछा गया है, 15 नंबर कि हाइडेपस या बितस्ता का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिकंदर एवं पोरस के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर की बात करें भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया था। यहाँ पर शासक और यहाँ पर वंश दिया, जिसको देख लेते थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि जो पहला हो जाएगा पहला से मैच करेगा, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। एंड बात करें दूसरा तो ये शिशुनाग था। महाजनपद मौर्य वंश था। सी का जो है 4 दे रहा है, यानी कि नंद वंश था। और डी का ये हो जाएगा मौर्य हो जाएगा, ठीक है ना।
अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए आप सभी। अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर क्या पूछा गया है। 19 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ये प्रश्न देखिए आप सभी के बीपीएससी एंड बीपीएससी ये 53 और 55 और 47 में पूछा गया है। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राजगिरी या गिरिव्रज हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर की शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि उदयन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 21 नंबर कि 16 महाजनपदों का सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि अंगुत्तर निकाय में किया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भी यानी कि घननंद हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 23 नंबर प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6ठी सदी में हुआ था। ये देख सकते हैं कि बीपीएससी ये भी बीपीएससी और ये भी बीपीएससी और ये भी बीपीएससी यानी कि इस बुक से अच्छे खासे एग्जाम में आपसे के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 24 नंबर प्रश्न आपसे इससे पूछा गया है कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। क्या कारण थे भैया आखिर करे कि। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। देखिए पहला भी कारण था, दूसरा तीसरा चौथा दोनों सभी कारण था, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते 25 नंबर प्रश्न जो कि उसी को सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, सी हो जाएगा यानी कि ए का आंसर 3 हो जाएगा एंड बी का आंसर 2 हो जाएगा एंड सी के आंसर 4 हो जाएगा एंड डी के आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड अगले प्रश्न को बात करते हो 26 नंबर। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नगर खोदी गई थी। 26 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं कलिंग में, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप सभी कि 27 नंबर प्रश्न आप सभी का क्या कह रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो 27 नंबर प्रश्न पूछा गया कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को 27 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेरियस था। अगला प्रश्न 28 नंबर की मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। 28 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि वज्जी संघ यानी कि वैशाली के साथ। अगला प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप सभी। करे कि वज्जी संघ के विरोध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। तो कौन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अजातशत्रु किया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं प्रश्न नंबर 30। देखिए अभी आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पड़े हुए हैं जो कि सीडीएस के एग्जाम हुआ एंड यूपीएससी बात करें बीपीएससी एसएससी रेलवे बैंकिंग सारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश के अंतिम सम्राट की बात करें तो घनानंद था। अगला प्रश्न 31 नंबर की भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। तो बात करें कि सिक्के का प्रचलन कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 31 का सी यानी कि 600 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 32 नंबर। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए।
विचार कीजिए भैया बैठ करके कि बौद्ध के समकालीन थे, ठीक है ना। जो कि ये देखिए जो डिफेंस का सबसे टॉपिक्स एग्जाम होता है उसमें प्रश्न पूछा गया है। 32 का हो जाएगा सी यानी कि ए और टी यानी कि अजात शत्रु एंड प्रेस जीत हो जाए, प्रेस से जीत हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। राइट आंसर जो 33 का आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापार पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ। अगले प्रश्न को बात करते 34 नंबर देखते हैं। अरे भाग भैया तू। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैध जीवन को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो राइट आंसर हो जाए 34 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवंती। अगला प्रश्न 35 नंबर किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। राइट आंसर हो जाएगा आपसे 35 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि वो शिशुनाग था जिसने अवंती को जीत करके मगध का हिस्सा बनाया था। 37 नंबर प्रश्न है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। राइट आंसर हो जाए 36 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिंबिसार था। अगले प्रश्न को बात करते हैं 37 नंबर कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। 38 का हो जाएगा बी यानी कि 37 का हो जाएगा डी यानी कि काशी। अगला प्रश्न 38 नंबर काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि अजातशत्रु ने किया था। अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 39 नंबर कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है। मगध साम्राज्य कौन सा सही नहीं है भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखो ऐसा कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया जो कि आप सभी को यहाँ पर गलत माना जाए कौन गलत सही नहीं है। तो बाकी सब सही है लेकिन कोई यहाँ पर कौन सही नहीं है, तो यहाँ पर कोई सही नहीं है ना। अगला प्रश्न 40 नंबर सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था। देखिए ये ना जो प्रश्न है यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। आप सभी को पता होगा कि इंडिया का सबसे टॉपिक्स एग्जाम है, नंदवंश हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है 41 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ये भी आपसे यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि मगध हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को बात करते 42 नंबर निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रारंभ के रूप में माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि ये हो जाएगा डी, ठीक है ना। तो सारे हो जाएंगे। एंड अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। अगला प्रश्न है 46 नंबर निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्र शासक व्यवस्था नहीं थी। कौन सी व्यवस्था नहीं थी, तो कहाँ की नहीं थी। तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का डी यानी कि मगध। अगला प्रश्न है 45 नंबर निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता है। तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया बिंबिसार। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा किसे उग्रसेन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसी 45 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाजन नंद हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को लगा लीजिए क्योंकि 50 से 51 तक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। और मुझे बोला नहीं जा रहा है। और एंड आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आपसे को वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके चाहिएगा क्योंकि ये इकलौता चैनल जहाँ से कि आपसे के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। एंड नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला हमारा आपसे देख पा रहे हैं कि धार्मिक आंदोलन पर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा धार्मिक आंदोलन पर आएगा, ठीक है ना। तो आप सभी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अगला जो भी वीडियो डाला जाए आपके पास सबसे जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।